लाइफ में ना कुछ भी हो यार, कितना ही बुरा हो, पर ना कभी हार नहीं मानने का। एंड में ना सब कुछ ठीक हो ही जाता है। Hello friends, welcome to NDA Journey. Jai Hind. So this is the third lecture of science series, right? तो आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड चैप्टर के बारे में। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एनडीए, राइट? साउंड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2-3 तो एकदम श्योर हैं। और विश्वास करो, ये नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तुम पढ़ लो, ये 2-3 क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट 10-15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स भी बना सकते हो, और मैंने टेलीग्राम पे भी इस नोट्स को शेयर किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये नोट्स बना हुआ है, यू कैन सी। तो आराम से बस समझ लो सारी चीज़ों को, यहीं से क्वेश्चन आता है, लेट मी टेल यू। बस 3 पेजेस हैं यार, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो हम साउंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मज़ा आएगा, तुम्हें समझ आएगा, ठीक है? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर ज्वाइन नहीं किया है। देखो, सबसे पहले हमें जानना है वेव के बारे में। वेव क्या होता है? वेव 2 तरीके का होता है, ठीक है? मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जो होता है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है? उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। और नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम में भी चल सकता है और वैक्यूम में भी चल सकता है, ये याद रखना। नॉन मैकेनिकल, मीडियम में भी, वैक्यूम में भी। कैसे याद करोगे? ट्रिक क्या है? देखो, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, छोटा कौन लग रहा है? मैकेनिकल छोटा है, नॉन मैकेनिकल थोड़ा बड़ा है। नॉन भी है, मैकेनिकल भी है, दिखने में। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? लॉजिक बता रहा हूँ, ट्रिक। देखो, मैकेनिकल छोटा है तो केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी, मीडियम। नॉन मैकेनिकल बड़ा है तो इसमें 2 शब्द हैं, नॉन और मैकेनिकल। तो याद रखो, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है और वैक्यूम की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से तुम कभी भूलोगे नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि नॉन मैकेनिकल में मीडियम की ज़रूरत होती है, वैक्यूम की। तो याद रखना, जिसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत, मीडियम भी में भी चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है, वैसे वेव नॉन मैकेनिकल होते हैं, क्योंकि ये 2 अक्षर का, 2 वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है? ऐसे करके लॉजिक लगा के याद रखो। अब मैकेनिकल तो तुम्हें पूरा याद हो जाएगा, तुम्हें बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है? तो देखो, मैकेनिकल वेव 2 तरीके का होता है, एक ट्रांसवर्सल और एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? ट्रांसवर्सल जो इस तरीके से चले, ठीक है, इस तरीके से, और लॉन्गिट्यूडनल जो एक ऐसे चले, ऐसे कर सकते हो, एक दूसरे को ठेलते हुए, राइट, इस तरीके से। तो ट्रांसवर्सल जो है वो केवल सॉलिड और लिक्विड में ही चलता है, गैस में नहीं चलता। ये याद रखना, ये पॉइंट तुमको याद होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल वेव जो होता है केवल सॉलिड और लिक्विड में चल सकता है, गैस में नहीं चल सकता। लेकिन साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव इज़ एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद रखना इसको, ठीक है? साउंड एक दूसरे को ठेल के इस तरीके से चलता है। साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये तीनों में चलेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में चलेगा। तो मीडियम का मतलब ही होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब मीडियम है, ठीक है? तो ट्रांसवर्सल जो होगा वो सॉलिड और लिक्विड में चलेगा, और लॉन्गिट्यूडनल जो होगा, लॉन्गिट्यूडनल में जो साउंड वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलेगा। अब देखो, नॉन मैकेनिकल वेव में एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम पढ़ते हो, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, दिस आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? तो ये वैक्यूम में भी चल सकते हैं और मीडियम में भी चल सकते हैं। अब याद कैसे रखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल होता है? तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जितने भी हमारे रेज़ वगैरह हैं वो वैक्यूम में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे एटमॉस्फेयर को चीरते फाड़ते आते हैं, राइट? तो बहुत जगह वैक्यूम भी रहता है, वहाँ से भी आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? अब ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ से एनडीए में, सीडीएस में, एफकेट में, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इसका क्या। ये मैंने भी एक सर से सीखा है, राइट? मैं आई वुड ऑल दीज थिंग्स टू देम कि उन्होंने इतना अच्छा ट्रिक बताया, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसको याद करने का तरीका है, देखो ऐसे याद करो, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है? गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। एक्स यू वी एक गाड़ी है, तुम्हें पता है ना? एक्स यू वी एक महिंद्रा की एक गाड़ी होती है, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, मतलब अभी तुम जैसे, अभी बहुत ज़्यादा तो अमीर हो नहीं तुम, तो हो सकता है तुम्हारे पापा
है ना, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो तो तुम XUV जो है अफोर्ड कर सकते हो। ऐसे याद कर लेना, गाड़ी XUV इन माई रेंज, अभी मेरे रेंज में है गाड़ी XUV इन माई रेंज। ये एकदम तुमको तरीके से याद होना चाहिए भाई, ठीक है। तो गाड़ी XUV इन माई रेंज, गाड़ी से गामा रे, और X से एक्सरे, U से अल्ट्रावायलेट, V से विजिबल, I इन से इंफ्रारेड, माई से माइक्रोवेव याद कर लो, रेंज R से रेडियो वेव, ठीक है। ऐसे याद कर लो, गाड़ी XUV इन माई रेंज। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से फ्रिक्वेंसी और एनर्जी के बारे में पूछता है, किसकी एनर्जी ज़्यादा, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, ठीक है, ऐसे करके। तो यार देखो, ऐसे याद कर लेना, एक चीज़ की याद रखो बस, देखो गाड़ी जो रहेगा उसका एनर्जी हमेशा ज़्यादा रहेगा, तभी तो वो चलेगा, ठीक है। ऐसे करके याद कर लो, रिलेट कर लो कि गाड़ी का एनर्जी ज़्यादा है मतलब नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। अगर तुम मैथ बैकग्राउंड के नहीं हो तो बस याद कर लो कि गाड़ी का एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे लिखना पहले सीख जाओ, गाड़ी XUV इन माई रेंज। बस याद कर लेना कि गाड़ी ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि ऊपर गाड़ी है, और गाड़ी का एनर्जी हाई होता है तभी तो वो चलता है, ठीक है, ऐसे करके। और उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि एक फार्मूला बस याद रखना, E बराबर एच म्यू, ठीक है, एनर्जी बराबर एच म्यू, ये म्यू फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी रिलेट करो, गाड़ी है तो गाड़ी तेज़ चलेगा तो उसका है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो अब ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात होगी, जहाँ भी वेवलेंथ का बात आएगा, ठीक है, कि इसका वेवलेंथ किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो ऐसा करके याद कर लेना कि अब देखो E बराबर एच में होता है और इसका एक और फार्मूला होता है HC/λ, ठीक है। तो एनर्जी और जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेडियो वेव का, ठीक है। अब इसमें विजिबल में भी क्वेश्चन आता है, तो विजिबल रेज में कौन कौन आते हैं, 7 कलर हैं, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना, और ये इस तरीके से क्रोनोलॉजिकली याद कर लेना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, वायलेट का, सबसे कम एनर्जी किसका होगा, रेड का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट का, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, नीचे वेवलेंथ बढ़ता है, ऊपर वेवलेंथ घटता है, ठीक है। ये तुमको याद होना चाहिए ट्रिक के साथ। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, चलो। गाड़ी है तो गाड़ी का एनर्जी क्या होगा, हाई होगा, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जो है वो हाई हो रहा है एनर्जी, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, ठीक है, ये याद हो गया। अब उसके बाद अभी मैं जस्ट पढ़ा है E बराबर HC/λ होता है, मतलब एनर्जी और जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इन्वर्सली है, तो एनर्जी के उल्टा होगा वेवलेंथ, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो। आई होप तुमको अभी याद हो गया होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, छोटे छोटे चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, ये यही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब साउंड सबसे ज़्यादा किस में तेज़ चलता है, तो याद कर लो कि एलॉयज़ में सबसे ज़्यादा तेज़ साउंड चलता है, सबसे ज़्यादा स्पीड होता है एलॉय में, उसके बाद सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, ठीक है। ऐसा तुम एक्सपेरिमेंट करके भी घर में देख सकते हो। सॉलिड में जो है ज़्यादा, जैसे तुमने देखा होगा, तुम जब स्कूल में पढ़ते हो ना, तो टेबल पे बैठे हो, ये टेबल पे बैठते हो जब तुम, उसके बाद अपना कान को यहाँ पे कभी कभी लगा के, और उसके बाद अपने हाथों से बजाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो तुम धीरे धीरे भी बजाओगे ना तो तुम्हारे कान में काफ़ी तेज़ आवाज़ आएगा। तो व्हाट डज़ इट मीन, इट मीन्स कि सॉलिड में तेज़ी से साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। लिक्विड में कम तेज़ी से, उससे कम भी गैस में, ठीक है। और एलॉय में सबसे ज़्यादा तेज़ी, एलॉय मतलब जैसे ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, दीज आर एलॉयज। ये भी मैं याद कराऊंगा, केमिस्ट्री का वीडियो लाऊंगा ना साइंस सेक्शन में, तो ये सब याद कराऊंगा कि ब्रॉन्ज में क्या क्या रहता है, इसके सब ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है, सारा चीज़ ट्रिक से बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड का एलॉय में होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, तुम्हें भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये पूछ देता है कि किसी व्यक्ति का कितने रेंज में वो साउंड को सुन सकता है। तो याद रखना इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक एक व्यक्ति साउंड को सुन सकता है, ठीक है। ये इसको कह सकते हो
कि ये हियरेबल साउंड है, ऑडिबल साउंड है किसी व्यक्ति का, कितना 20 हर्ट्ज से मिनिमम 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज मैक्सिमम। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि 20 हर्ट्ज से कम का भी तो साउंड होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इतना भी तो होती है। तो वैसे साउंड को कौन सुनता है? तो 20 हर्ट्ज से जो कम वाला रहेगा वो एलिफेंट सुनता है। एलिफेंट जैसे जीव जो है वो 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड को भी सुन लेते हैं। तो इसको ट्रिक ऐसे याद रखना कि चूँकि एलिफेंट का कान बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो जिसका बड़ा कान रहेगा वही तो छोटी छोटी बातों को सुनेगा, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना। और ऐसे लाइक ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड होते हैं उनको बोला जाता है इंफ्रासोनिक, ठीक है। क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से जो ज़्यादा के साउंड होते हैं उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड को कौन सुनता है? तो बैट सुनता है। बैट मतलब चमगादड़ हिंदी में बोलते हैं उसको। तो ये बैट वगैरह जो है ना वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी सुन लेते हैं, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के फ्रीक्वेंसी रहेंगे तो हम लोग नहीं सुन पाते हैं उसको, ठीक है। ये याद हो गया होगा आई होप। अब देखो ये सब पॉइंट्स याद कर लो प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आते हैं। तुम प्रीवियस ईयर देख सकते हो, इवन इसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द सर कि जिसने मुझे इतना अच्छा से पढ़ाया और ये चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यूनिट ऑफ साउंड ये पूछ देता है, यूनिट ऑफ साउंड क्या है? तो डेसिबल, डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ साउंड। और ये बस ये रिलेशन याद कर लेना, एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है, एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है, ठीक है। अब देखो जो व्यक्ति का हियरिंग डैमेज होता है ना वो 85 डेसिबल से स्टार्ट हो जाता है। ये भी याद रखना कि कितने से हियरिंग डैमेज हो सकता है, तो 85 डेसिबल से स्टार्ट हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का 120 डेसिबल से साउंड बजने लगा ना तो फिर इंस्टेंट डैमेज हो जाएगा, तुरंत उसका कान डैमेज हो जाएगा। अब सोचो हियरिंग डैमेज 85 डेसिबल से स्टार्ट होता है, यू कैन अंडरस्टैंड। जो डीजे वगैरह घर में हमारे बजता है शादी वादी में वो 75 डेसिबल उसका जो है साउंड का इंटेंसिटी रहता है, ठीक है। लेकिन तभी से हमारा कान को परेशानी होने लगता है। तो समझ सकते हो 85 डेसिबल होगा तो क्या हाल होगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना। एक पूछ देता है शॉकवेव क्या होता है, ठीक है। शॉकवेव क्या होता है याद रखो। शॉकवेव क्या है? जैसे इसको देखो, ये फिगर से हमने बनाया है यहाँ पे, ये कोई फाइटर जेट है, ठीक है। तो ये मिसाइल जब छोड़ता है, ये मिसाइल है, ठीक है। तो जब मिसाइल का जो स्पीड होता है वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, ठीक है। मिसाइल का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है। तो जब मिसाइल छूटता है ना तो उस टाइम शॉकवेव निकलता है, ठीक है। शॉकवेव निकलता है, यही है शॉकवेव, बस कुछ नहीं। ये याद रखना। मैक, मैक क्या होता है? मैक जो होता है वो स्पीड ऑफ मिसाइल या फिर कोई ऑब्जेक्ट बटा स्पीड ऑफ साउंड, यही होता है मैक। और मैक जो है यूनिटलेस होगा क्योंकि दो स्पीड ऊपर है स्पीड नीचे है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है लेकिन पता नहीं होता है क्योंकि तुम रिवीजन नहीं करते हो, पहले जो पढ़ चुके हो उसको बार बार पढ़ते नहीं हो। और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो मैक यूनिटलेस होता है। और एक मैक अगर मान लो यहाँ पे मैक का वैल्यू 1 आ जाए तो 1 तभी ना आएगा जब ये बराबर और ये भी बराबर, दोनों कटेंगे तब 1 आएगा। इट मीन्स मिसाइल का स्पीड जब साउंड के स्पीड के बराबर हो जाए तो उसको एक मैक बोलते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सब सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होता है। देखो एक मैक से कम जब स्पीड रहेगा, ठीक है, एक मैक से कम जब इसका ये शॉकवेव रहेगा तो वो सबसोनिक कहलाएगा। और 1.2 से 5 मैक के बीच में सुपरसोनिक कहलाएगा। और 5 मैक से ज़्यादा रहेगा तो वो हाइपरसोनिक रहेगा। तुमने सुना होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, या हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, इस तरीके से, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक, मतलब क्या कि स्पीड ऑफ साउंड के 5 गुना ज़्यादा स्पीड, ठीक है, वो हाइपरसोनिक कहलाता है, ठीक है। तो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक याद रखना, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है रिवर्बिरेशन का कि ये रिवर्बिरेशन क्या होता है। तो ये प्रोलॉन्ग्ड इको, देखो इको, सॉरी मुझे लग रहा है कि इको का स्पेलिंग गलत मैं लिखा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। रिवर्बिरेशन जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड इको होता है। जैसे किसी ने बोला अमित 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 अमित, इस तरीके से जो प्रोलॉन्ग्ड इको होता है काफ़ी देर तक। तुमने देखा होगा ऐसा इको, जब घंटी बजती है स्कूल में तो थोड़ा देर तक चलता है ना, ठन, इस तरीके से, तो वो रिवर्बिरेशन कहलाता है, प्रोलॉन्ग्ड इको, ठीक है। इको क्या होता है? इको बस सिंपल सा एक बार जाके टकराया और थोड़ा देर के लिए आया, ठीक है, इस तरीके से। और ये बहुत ज़रूरी है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको इज 17.5 मीटर।
सबसे कम डिस्टेंस इको के लिए 17.5 मीटर होता है। यानी कि ये है कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई दीवार है जो तुमसे 15 मीटर पे है मान लो, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इको वहाँ पे होगा, तो यू आर रॉन्ग, इको वहाँ पे नहीं होगा। तो इको कितने दूरी पे, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए दीवार का तुमसे, 17.5 मीटर, तभी इको होगा। ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक चीज़ पूछता है सोनार के बारे में, सोनार क्या होता है। तो सोनार का पहले फुल फॉर्म याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये अल्ट्रासोनिक होता है। अब फिर याद करो अल्ट्रासोनिक किसको बोलते हैं, अभी जस्ट पढ़े हो अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक किसको बोलते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज से होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। सोनार एक्चुअली में बस साउंड भेजता है नीचे, ठीक है, ताकि नीचे की चीज़ों को डिटेक्ट करे। जैसे यहाँ पे देखो, विजुअलाइज करो, यहाँ पे एक शिप है, ऊपर में नीचे पानी है, और नीचे एक मान लो कोई बोट है, या फिर बोट नहीं, सबमरीन होता है नीचे, ठीक है। तो सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए ये क्या करता है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड भेजता है नीचे, और ये साउंड उस सबमरीन में टकरा के फिर इसके पास इंफॉर्मेशन दे देता है कि यहाँ पे इस पोजीशन पे सबमरीन चल रहा है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम मिसाइल मारते हैं और उसको मार देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का पता चल जाता है किससे, सोनार, ये साउंड भेजने से। तो इस सोनार का यही काम है कि बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड नीचे भेजना और उसको किल कर देना, ठीक है, ऐसा करें टू डिटेक्ट, ठीक है। 1 मिनट, अल्टरनेटिव ऑफ सोनार, अल्टरनेटिव ऑफ सोनार। अब देखो, ये भी पूछ सकता है कि अगर मान लो कोई शिप है, या फिर कोई शिप है जिसमें सोनार नहीं है, तो फिर वो कैसे डिटेक्ट करेगा अपने एनिमी को। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव होता है जिसको नाम है फैथोमीटर। क्या याद रखोगे, फैथोमीटर। मतलब सोनार, अब इस तरीके से इसको याद रखो कि सोनार नहीं है मतलब सन नहीं है, ठीक है, तो फिर फादर है ना, इस तरीके से याद रखो। सोनार सन नहीं है, SONAR, सन नहीं है करने के लिए, तो फिर फादर है, फैथोमीटर है, फादर। सन नहीं है तो फादर है। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आराम से याद हो जाएगा, तुम भूलोगे नहीं कभी कि सन नहीं है तो भाई फादर है, सोनार अगर नहीं है तो फैथोमीटर है। चलो, अब बस डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है, बस थोड़ा सा और है, उसके बाद ख़त्म हो गया साउंड, ठीक है। बहुत सारी चीज़ तुमको जानने को मिला होगा, इसको बस रिवाइज कर लेना बार बार, और जो ट्रिक्स मैंने बताया उसको याद करना, याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज विथ रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। जैसे ये देखो, बस सिंपल सा समझो, ये साउंड सोर्स है, ठीक है, यहाँ साउंड का मान लो डीजे लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम खड़ा हो, तुम एक ऑब्जर्वर हो, ठीक है। तो तुम अगर इस साउंड से दूर जाओगे या फिर इस साउंड से नज़दीक आओगे, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। अगर तुम इसके नज़दीक आओगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ेगा। अब सिंपल बात है यार, अब तुम डीजे के नज़दीक जा रहे हो तो साउंड तो बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और जब इससे दूर जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कभी तुमने देखा होगा अपने गांव वगैरह में, जब खेत वेत की तरफ जाते हो तुम, तो वहाँ पे तुम जैसे जा रहे हो, और उसके बाद 1 मिनट यार, तुम जब अपने खेत जा रहे होते हो, और उसके बाद तुमने देखा होगा ऐसा कि तुम रोड पे जा रहे हो, और तुम्हारे इस तरफ से एक ट्रैक्टर आ रहा है, ठीक है, इस तरफ से एक ट्रैक्टर आ रहा है जिसमें कि गाना बजता हुआ आ रहा है, भोजपुरी सॉन्ग, ठीक है। और वो जब गाना बजता हुआ आता है तो तुम्हारे पास जब रहता है तो बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देता है। जैसे ही वो तुमसे दूर जाने लगता है तो फिर वही आवाज़ बहुत अजीब सा, जब तुम इधर जा रहे हो और ये ट्रैक्टर इधर जा रहा है, तो उसकी आवाज़ बहुत अजीब सा सुनाई देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि लो हो जाता है। और ये क्यों होता है, डॉपलर इफेक्ट के कारण। यानी कि डॉपलर इफेक्ट सिंपली ये है कि साउंड, यानी कि जो सोर्स है और ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कम होगा, और जब जिसका डिस्टेंस नज़दीक आएगा ये, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। और एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इससे ज़्यादा तुमको जानना नहीं है, बस इतना याद रखो। साउंड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये पूछ देता है, स्पीड ऑफ साउंड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो साउंड जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब टेम्परेचर देखो कैसे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कोल्डर प्लेस में, ऐसे UPSC में ऐसे सवाल पूछेगा कि कोल्डर प्लेस और वार्मर प्लेस, ये बताओ कि किस में स्पीड तेज़ी से जाएगा, साउंड किस में तेज़ी से ट्रैवल करेगा। तो वार्मर प्लेस में साउंड स्पीड जो होगा वो हाई होगा इन कंपैरिजन टू कोल्डर प्लेस, ठीक है।
क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। ठीक है, ऐसा याद करो। और ह्यूमिडिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो एक लिक्विड ले लो, ठीक है, एक लिक्विड ले लो, एक कंटेनर में एक गैस ले लो, तो लिक्विड में देखो लिक्विड ज़्यादा ह्यूमिड है तो सिंपल बात है यार, लिक्विड में साउंड जल्दी से ट्रैवल करेगा, गैस में तेज़ी से नहीं करेगा। तो ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से तुम समझ सकते हो। टेम्परेचर का मैंने तुमको समझा दिया कि वार्मर प्लेस में टेम्परेचर हाई होता है इन कंपैरिजन टू कोल्डर प्लेस, ठीक है, याद रखना। अब ये भी पूछ देगा कि साउंड जो है किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो प्रेशर पे साउंड डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे साउंड डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे याद कर लो। PF, ठीक है, PF, ठीक है, PF ऐसे याद कर लो। हाँ ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से याद कर लो। जो साउंड जो है वो P और F यानी प्रेशर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, याद कर लेना। अब उसके बाद ये देखो साउंड ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो नोट्स है वो ग्रेविटेशन का है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, अभी ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है। तो ये 20 मिनट का लेक्चर है, इसमें तुमने पूरा साउंड पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, तुम याद रखो, लाइफ लॉन्ग इसको सेव कर लेना। अगर इस बार तुम्हारा NDA नहीं भी हुआ ना तो याद रखना नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी तुम्हें हेल्प करेगा, हमेशा हेल्प करेगा यार। कोई भी चीज़ ऐसे पढ़ो ना कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए लाइफ में। नहीं तो तुम होगा क्या कि तुम जब पूरा गौर से नहीं किसी चीज़ को पढ़ोगे ना तो उसको बार बार पढ़ना होगा और बार बार आउटपुट नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो लाइफ में कुछ भी करो तो शिद्दत से करो, अच्छे से करो। अभी साउंड पढ़ रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि साउंड तुमको हमेशा याद रहना चाहिए। इतना मेहनत कर दो ना इस पर 2 घंटा 3 घंटा कि साउंड तुम भूलो नहीं, इसका एक एक कॉन्सेप्ट तुमको याद रहे, ताकि तुम आगे चल के कोई एग्ज़ाम दो, NDA दो, CDS दो, FCAT दो, ठीक है, CGL दो, SSC दो, सब में तुमको काम दे, ठीक है। ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, आई होप तुमको अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हाउ वाज द वीडियो एंड ऑन विच टॉपिक यू वांट टू वीडियो। चलो, जय हिंद, टेक केयर। दुश्मनों का सर जो